गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर का दूसरा लेक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर का दूसरा लेक्चर। हमें उम्मीद है कि आपने पहला लेक्चर को बहुत अच्छे से पढ़ा होगा और उसका एक सुंदर सा नोट्स भी तैयार किया होगा। देखेंगे आज का कहानी है एटॉमिक स्ट्रक्चर 2, मतलब ये है दूसरा लेक्चर। आज हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म के बारे में डिस्कस करेंगे आपके साथ। आज का हमने हेडिंग दिया है नोट। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म के बारे में जानेंगे, जिसमें सबसे पहला टर्म कुछ पार्टिकल के बारे में आप जानिए। सबसे पहले तो सबसे पहला है अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल किसको कहते हैं पहले ये समझिए। अल्फा पार्टिकल कहते हैं हीलियम प्लस प्लस आयन को। किसको? हीलियम प्लस प्लस आयन को आप क्या कहते हैं? अल्फा पार्टिकल। मतलब अल्फा पार्टिकल कब बनता है? अल्फा पार्टिकल तब बनता है जब आप किसी हीलियम में से हीलियम मोनो एटॉमिक गैस है, इनर्ट गैस है, नोबल गैस है। अगर उसके दोनों इलेक्ट्रॉन को आप बाहर निकालेंगे तब वो एक नए रूप में परिवर्तित होगा और उसको क्या बुलाते हैं आप? अल्फा पार्टिकल। गौर करेंगे अल्फा पार्टिकल जो है वो, गौर करेंगे, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है। आज के इस क्लास को लाइन बाय लाइन पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे आप। अल्फा पार्टिकल जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है। जिस पर चार्ज कितना होता है? तो जिस पर चार्ज होता है 2 इलेक्ट्रॉन है ना, तो 2e अर्थात 3.2 10 के पावर -19 कूलम। जिसका मास कितना होगा? जिसका मास होगा 4 AMU या फिर 4 × 1.67 10 के पावर -27 kg। इतना मास होता है, इतना इसका मास होता है। तो सबसे पहली बात हम लोग को ये समझना है 4 × 1.67 × 10 के पावर -27, ये है अल्फा पार्टिकल। दूसरा है बीटा पार्टिकल। बीटा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल जो है ये 2 प्रकार का होता है। एक होता है बीटा प्लस और एक होता है बीटा माइनस। बीटा प्लस और बीटा माइनस। बीटा ये भी पार्टिकल है। बीटा पार्टिकल पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। बीटा पार्टिकल जो बीटा माइनस है ये इलेक्ट्रॉन के जैसा होता है। ये है इलेक्ट्रॉन, ये है इलेक्ट्रॉन। -1e0 ये इलेक्ट्रॉन है और बीटा माइनस का अपोजिट है बीटा प्लस। तो इसको आप क्या बोलते हैं? इसको आप कहते हैं इलेक्ट्रॉन। आप ये सीख लीजिए इलेक्ट्रॉन को कैसे लिखते हैं। -1e0 ये इलेक्ट्रॉन को लिखने का तरीका है। दूसरा, ये जो बीटा प्लस है वो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का अपोजिट होगा। इसका मतलब है कि इसका जो एटॉमिक नंबर है वो +1 हो जाएगा, e के पावर 0। इसको बोलते हैं पॉजिट्रॉन। ये कौन है? ये है आपका पॉजिट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन समझते चलिए कैसे लिख रहे हैं। पहले अल्फा पार्टिकल समझाए। बीटा पार्टिकल 2 प्रकार का होगा, बीटा प्लस, बीटा माइनस। बीटा पार्टिकल, बीटा प्लस जो है वो कैसा होता है? पॉजिट्रॉन के जैसा। और जो बीटा माइनस है वो कैसा होगा? वो होता है इलेक्ट्रॉन के जैसा। ओके, तो आज हम ये सिखाए इलेक्ट्रॉन को कैसे लिखेंगे। -e0 ये क्या हो गया? ये है इलेक्ट्रॉन। हमें उम्मीद है आप कभी नहीं भूलेंगे। +1e0 इसको क्या बोलेंगे? ये है पॉजिट्रॉन, ये है पॉजिट्रॉन। अगला होगा प्रोटॉन। प्रोटॉन देखिए कैसे लिखते हैं। प्रोटॉन होता है H+ आयन के जैसा। प्रोटॉन होता है कैसा? H+ आयन के जैसा। प्रोटॉन कैसा होगा? H+ आयन के जैसा। और इसको ऐसे लिखते हैं 1p1। एटॉमिक नंबर भी 1 और मास नंबर भी 1। देखिए ना कैसा हो गया। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, हाइड्रोजन का मास नंबर 1। तो ये प्रोटॉन किसके जैसा होता है? H+ आयन के जैसा। प्रोटॉन H+ आयन के जैसा होता है। प्रोटॉन H+ आयन के जैसा होता है। प्रोटॉन जो होता है वो किसके जैसा होगा? H+ आयन के जैसा। तो प्रोटॉन को ऐसे लिखेंगे आप 1p1। ये क्या बन गया? तो ये बनेगा आपका प्रोटॉन। ओके। दूसरा न्यूट्रॉन। एक पार्टिकल है न्यूट्रॉन, 0n1। न्यूट्रॉन, ये न्यूट्रॉन है, ये न्यूट्रॉन है। मास नंबर 0 और ये एटॉमिक नंबर 0 और मास नंबर 1। ये कौन चीज़ हुआ?
इसको न्यूट्रॉन कहते हैं। एटॉमिक नंबर 0 और मास नंबर 1, अर्थात न्यूट्रॉन के पास चार्ज नहीं होता है, सिर्फ उसको 1 यूनिट का मास होता है। न्यूट्रॉन जो है उसके पास चार्ज नहीं होता है, सिर्फ उसके पास मास होता है। इसीलिए न्यूट्रॉन मॉडर्न फिजिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा दिलदार आदमी है ये एक ऐसा सिंगल और दिलदार आदमी है जिसका पहुंच न्यूक्लियस तक है। अगर मान लीजिए आपके न्यूक्लियस को हमें क्षति पहुंचानी है तो हम इसी को भेजेंगे। अर्थात न्यूक्लियस को तोड़ने वाला एक प्रकार का ये तोप है, एक प्रकार का हथियार है। अगर ये जाकर के न्यूक्लियस को हिट करेगा तो न्यूक्लियस को ब्रेक कर सकता है। ओके, तो ये क्या हो गया? न्यूट्रॉन। तो सबसे पहले समझा है प्रोटॉन कैसा होगा, इलेक्ट्रॉन कैसा होगा, पॉजिट्रॉन कैसा होगा, प्रोटॉन कैसा होगा, इलेक्ट्रॉन कैसा होगा, न्यूट्रॉन कैसा होगा। ओके, अगला तो ये क्या हो गया? प्रोटॉन। अब जरा समझेंगे आप। अब आपको ये समझना है कि ये आपका अल्फा पार्टिकल है। गौर करेंगे, ये आपका अल्फा पार्टिकल है। अगर हम इसके मास को m अल्फा कहें और ये क्या है? आपका प्रोटॉन है, इसके मास के को mp कहें। गौर करिए, तो प्रोटॉन का मास कितना है? 1। अल्फा पार्टिकल का मास कितना होता है? हीलियम होता है 2He4। तो हीलियम का मास कितना? अल्फा पार्टिकल का मास कितना हो गया? 4। और इसका जो चार्ज है, चार्ज इसका होता है 1 और Q चार्ज अल्फा का होता है 2। इसका मतलब यहाँ से एक रिलेशन मिलेगा। अल्फा का मास होता है 4 यूनिट, चार्ज होता है 2 यूनिट। प्रोटॉन का मास होता है 1 यूनिट और चार्ज होता है 1 यूनिट। इसका मतलब अब एक रिलेशन आपको बताते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रिलेशन ये है कि मास अल्फा पार्टिकल का मास प्रोटॉन के मास का 4 गुना। बहुत इंपॉर्टेंट ये लाइन है। क्या बोल रहे हैं? अल्फा पार्टिकल का जो मास होता है वो प्रोटॉन के मास का कितना गुना? तो 4 गुना। अल्फा पार्टिकल का जो मास होता है वो प्रोटॉन के मास का 4 गुना। इसका मतलब m अल्फा बटा mp बराबर कितना होगा? 4/1 या 4:1। अगर mp/m अल्फा बोलेगा तो ये क्या होगा? 1:4। इस बात को आप डिटेल में समझिए सर। ओके, अब जरा सा चार्ज की बात करेंगे। दूसरा नोट को देखिए आप, चार्ज। तो हम क्या बोले कि q अल्फा q का मतलब चार्ज, q से चार्ज को डिनोट करते हैं हम लोग 12th के फिजिक्स में। q अल्फा कितना है? 2। q प्रोटॉन कितना है? 1। इसका मतलब q अल्फा बराबर 2 गुना q प्रोटॉन। ये रिलेशन देखिए कि ये जो आपके पास इलेक्ट्रॉन ये प्रोटॉन है उस पर 1 यूनिट का चार्ज होगा और जो अल्फा पार्टिकल है उस पर 2 यूनिट का चार्ज होगा। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं q अल्फा बाई QP इक्वल टू 2:1 और या फिर QP बाई Q अल्फा इक्वल टू 1:2। ये बात को आप समझिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसके बीच में अल्फा पार्टिकल और प्रोटॉन के बीच का ये एक इम्पोर्टेंट रिलेशन था। क्या था? तो अल्फा पार्टिकल का मास कितना होगा? अल्फा किसको कहते हैं? वो पॉजिटिवली होता है। प्रोटॉन किसको कहते हैं? वो किस प्रकार का चार्ज पार्टिकल होता है? जल्दी से नोट करेंगे इसको। ओके, नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे। हम लोग जब आगे बढ़ेंगे, जो तीसरा पार्टिकल है आज का, जो तीसरा पार्टिकल है उसका नाम है गामा रे। गामा रे समझिएगा, गामा रे को समझिए। सर गामा भी एक प्रकार का गामा रे, गामा इसको क्या पढ़ते हैं? इसको पढ़ते हैं गामा। ये गामा का सिंबल है, गामा रे। गामा रे जो है ये न्यूट्रल पार्टिकल है। सबसे पहला पॉइंट, ये कैसा पार्टिकल है? ये न्यूट्रल होता है, इस पर कोई भी चार्ज नहीं होता है। ये मासलेस होता है, इसका कोई भी मास नहीं होता है। अर्थात एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसी गामा रे को हम लोग फोटॉन भी कहते हैं। समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये लाइन। गामा रे को ही क्या बोलते हैं? फोटॉन। तो फोटॉन पर चार्ज कितना होगा? चार्ज नहीं होगा, वो न्यूट्रल होता है। मास कितना होगा? तो मास 0 होगा। तो एक पॉइंट बड़ी इंपॉर्टेंट होता है जो कंपटीशन या बोर्ड देने वाले बच्चे हैं, वो कि रेस्ट मास ऑफ फोटॉन, रेस्ट मास ऑफ फोटॉन कितना होगा? 0। हम आपको 11th के फिजिक्स में पढ़ाएंगे कि रेस्ट मास और ओरिजिनल मास किसको कहते हैं, उसमें क्या रिलेशन होता है। अभी वो जगह नहीं है, अभी हमको थोड़ा सा बढ़ना पड़ेगा। रेस्ट मास के बारे में खूब डिटेल में हम आपको समझाएंगे। तो अगर आप 11th में फॉलो करेंगे तो मासलेस होता है। ये जो गामा रे है वो क्या है? न्यूट्रल होता है, मासलेस होता है। या फोटॉन कहिए, न्यूट्रल होता है, मासलेस होता है। दूसरी बात, ये फोटॉन मतलब ये एनर्जी का पैकेट है। ये एनर्जी का पैकेट है। ये क्या होगा? एनर्जी का पैकेट है।
दूसरी बात, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, EF का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और MF का मतलब मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट नहीं होता है, डिफ्लेक्ट नहीं होता है। क्या बोले? डिफ्लेक्ट नहीं होता है। कौन? ये जो गामा रे है या फोटोन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड में किसी प्रकार का डिफ्लेक्शन फील नहीं करता है। कौन? ये जो आपके सामने गामा रे हैं या फिर आपके सामने जो ये कौन है मैग्नेटिक फील्ड में या इलेक्ट्रिक फील्ड में गामा रे या फोटोन एक डिफ्लेक्ट नहीं होता है कंप्लीट। तो ये किसके बारे में था? गामा रे के बारे में। तो गामा रे कैसा होता है? तो ये न्यूट्रल पार्टिकल है, ये इस पर कोई ना तो कोई चार्ज होगा ना तो मास होगा, ये चार्जलेस और मासलेस पार्टिकल है। ये सिर्फ एनर्जी का पैकेट है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट नहीं होता है। अब आइए यहाँ, इलेक्ट्रॉन को आप ऐसे लिखा, पॉजिट्रॉन को ऐसे लिखा, प्रोटॉन को ऐसे लिखा, न्यूट्रॉन को ऐसे लिखा, अल्फा पार्टिकल को कैसे लिखा? अल्फा पार्टिकल को लिखा He++ आयन, ये है आपका अल्फा पार्टिकल। ओके, बीटा को दो प्रकार से लिखा, बीटा प्लस और बीटा माइनस। आप जरा देखेंगे सर, आपके पास ये न्यूट्रॉन है, आपके पास ये न्यूट्रॉन है, तो जिस प्रकार गामा रे है, जिस प्रकार फोटोन है, उसी प्रकार इसी को हम लोग बोलते हैं एंटी न्यूट्रिनो। एंटी न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो क्या बोल रहा है? एंटी न्यूट्रिनो। एंटी न्यूट्रिनो को इससे डिनोट करते हैं। एंटी न्यूट्रिनो भी एक ऐसा मटेरियल है जिस पर न तो चार्ज होता है न तो मास होता है, वो भी एनर्जी का एक पार्ट है। फोटोन के जैसा ही एक टर्म होता है एंटी न्यूट्रिनो। ये सभी चीज़ अभी एटॉमिक स्ट्रक्चर में सिर्फ इसका आप एक प्रकार का इंट्रोडक्शन समझिए। जब हम न्यूक्लियर फिजिक्स में आपको ले जाएंगे, रेडियो एक्टिविटी में ले जाएंगे, तो वहाँ पे ये सभी आना शुरू होगा, तो वहाँ पे इसका और भी स्टडी करवाएंगे। इसीलिए हम चाहते हैं कि अभी से आपके पास थोड़ा बहुत जानकारी आपके नज़र में होना चाहिए, 100% होना चाहिए। तो ये क्या, इसी को क्या बुलाते हैं हम लोग? एंटी न्यूट्रिनो। उसी को आपने क्या बुलाया? एंटी न्यूट्रिनो। अब एक बात समझिएगा, जैसे कि मान लेते हैं कि आपके पास एक न्यूट्रॉन है 0n1, एक न्यूट्रॉन है और ये टूटता है। तो जब कोई भी न्यूट्रॉन टूटेगा तो ये बनता है एक इलेक्ट्रॉन बनेगा और एक प्रोटॉन बनता है 1p1। गौर करेंगे, जब कोई न्यूट्रॉन टूटेगा तो एक क्या बनेगा? यहाँ पे न्यूट्रॉन टूट रहा है तो एक इलेक्ट्रॉन बनेगा, एक प्रोटॉन बनेगा और साथ में एक एंटी न्यूट्रिनो बनता है। एंटी न्यूट्रिनो मतलब कुछ एनर्जी बाहर निकलता है, ये एनर्जी है, गामा रे के जैसा ये एनर्जी है। तो हम लोग क्या देखें कि न्यूट्रॉन जब टूटता है तो क्या क्या बनता है? तो न्यूट्रॉन के टूटने से बनेगा कौन कौन? एक इलेक्ट्रॉन बनेगा और एक प्रोटॉन बनेगा। या इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जब मिलता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जब मिलेगा, और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तब मिलेगा जब आप ये इतना एनर्जी देंगे उसको। जब आप कोई भी इलेक्ट्रॉन हो, प्रोटॉन हो, जब आप उसको एनर्जी देंगे तो वो एक न्यूट्रॉन बनाता है। या अगर कोई न्यूट्रॉन ब्रेक होता है तो वो इलेक्ट्रॉन बनाता है, एक प्रोटॉन बनाता है और साथ में थोड़ा सा एनर्जी प्रोड्यूस करता है, और उसी एनर्जी के पैकेट का क्या नाम है? एंटी न्यूट्रिनो। अभी हमने आपको बहुत सारे पार्टिकल के बारे में इंट्रोड्यूस करवाया। अब थोड़ा सा और आगे प्रोसीड करेंगे और एक छोटे से नोट के बारे में आपको हम फिर समझाना चाहते हैं। सबसे पहली बात आपको ये समझना है, इस एटॉमिक स्ट्रक्चर के बेसिक लेक्चर में ये समझना है कि किसी भी एटम को हम लोग डिनोट करते हैं एक्स से। ये देखिए, एक्स मतलब क्या? कोई भी एटम चाहे हाइड्रोजन का हो, हीलियम का हो, लिथियम का हो, सोडियम का हो, कैल्शियम का हो, बेरिलियम, किसी का भी हो, एक्स से लिखते हैं। और इसके एक्स के नीचे में ये जेड और ऊपर में ये ए। तो एक्स जो है वो कोई भी एटम है, एक्स किसी एटम को प्रदर्शित करेगा, चाहे वो हाइड्रोजन हो, चाहे वो सोडियम हो, चाहे वो कैल्शियम हो, चाहे वो पोटासियम हो, किसी का भी एटम को प्रदर्शित करेगा। जेड जो है उसके एटॉमिक नंबर को प्रदर्शित करेगा, एटॉमिक नंबर को प्रदर्शित करता है। और ए जो है उसके एटॉमिक मास को बताता है, एटॉमिक मास। ये परमाणु संख्या है, और एटॉमिक मास मतलब परमाणु द्रव्यमान है। ये परमाणु द्रव्यमान है और ये परमाणु नंबर, एटॉमिक नंबर परमाणु संख्या है, और ये एटॉमिक मास परमाणु द्रव्यमान है। अब सबसे पहली बात हम लोग को ये समझना है कि ये एटम है और ये उसका केंद्रक है, न्यूक्लियस है। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ कहीं होगा
और इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। फिजिक्स का कहना है कि किसी भी परमाणु का सारा मास, सारा द्रव्यमान उसके नाभिक में केंद्रित होता है। तो अगर उसके नाभिक में मतलब न्यूक्लियस में कॉन्सेंट्रेट होता है, तो अगर न्यूक्लियस में बैठा रहेगा सारा मास, तो इसका मतलब हम लोग मास बराबर क्या लिखेंगे, मास बराबर लिखेंगे प्रोटॉन मास ऑफ प्रोटॉन मास ऑफ पी प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन। गौर करिएगा, मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन लिख सकते हैं यहाँ से। तो मास को किससे लिखा आपने, एटॉमिक मास से किसको लिखा, ए से, ए बराबर प्रोटॉन को किससे लिखा, पी से, न्यूट्रॉन को एन से। तो एन, ए बराबर क्या मिला रिलेशन, पी प्लस एन, ए बराबर क्या मिला, पी प्लस एन। तो यहाँ से न्यूट्रॉन की संख्या बराबर क्या मिलेगा, ए माइनस पी, दूसरा फॉर्मूला। अब जरा न्यूट्रॉन, एन का मतलब न्यूट्रॉन, पी का मतलब प्रोटॉन, ए का मतलब एटॉमिक मास। अब जरा देखेंगे आगे, तो एन बराबर क्या हो गया, ए माइनस पी। अब हम लोग को ये समझना है कि एटॉमिक नंबर पीरियोडिक टेबल में, मतलब कि आवर्त सारणी में किसी भी एटम के, किसी भी परमाणु के उसके पोजीशन को शो करता है, पहली बात। और दूसरी बात कि किसी भी एटम का जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना ही उसमें प्रोटॉन होता है। क्या बोल रहे हैं हम, जितना बात को बोल रहे हैं उसे आप हिंदी या इंग्लिश में लिखेंगे। मेरा ये कहना है कि अगर किसी भी एटम में जितना उसका एटॉमिक नंबर होता है उतना ही उसमें प्रोटॉन होता है। एक बात ये हुआ, इसका मतलब प्रोटॉन की संख्या, नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होगा वो किसके बराबर होगा, ये एटॉमिक नंबर के बराबर होगा, एटॉमिक नंबर के बराबर होगा। इसका मतलब जेड बराबर, पी बराबर क्या लिख सकते हैं, पी बराबर लिख सकते हैं जेड। इसका मतलब एन के जगह पे जो आपके पास एन बराबर फॉर्मूला लिखे हैं, क्या लिखे हैं, ए माइनस पी, तो पी के जगह पे क्या बन जाएगा, ए माइनस जेड, ए माइनस जेड। तो एन बराबर ए, मतलब अगर हम परमाणु द्रव्यमान मतलब ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटा देंगे तो हमको न्यूट्रॉन मिलेगा। अगर ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटा देंगे तो हमको न्यूट्रॉन मिलेगा। जैसे मान लेते हैं हाइड्रोजन है 1H1, इसका जेड एटॉमिक नंबर हो गया 1, प्रोटॉन का संख्या भी 1, मास नंबर ए बराबर 1 और ए माइनस पी, न्यूट्रॉन कितना होगा, न्यूट्रॉन ए माइनस जेड, 1 माइनस 1 बराबर 0। अर्थात यही हाइड्रोजन 1H1 एक ऐसा एटम है, एक ऐसे लोग हैं जिनके पास न्यूट्रॉन नहीं होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनमें से किसके पास न्यूट्रॉन नहीं होता है, तो किसके पास नहीं होता है, हाइड्रोजन के पास, 1H1 जो हाइड्रोजन का जो स्टेबल न्यूक्लियस है उसके पास न्यूट्रॉन नहीं होता है। गौर करेंगे आगे। अब दूसरी बात समझना है कि अगर कोई भी एटम न्यूट्रल है, अगर कोई भी एटम न्यूट्रल है, जैसे हाइड्रोजन न्यूट्रल है और हाइड्रोजन प्लस चार्ज है, H जो है वो न्यूट्रल है लेकिन H प्लस जो है वो चार्ज। फिर से H क्या है, H जो है वो न्यूट्रल है लेकिन H प्लस चार्ज। जैसे सोडियम न्यूट्रल है लेकिन Na प्लस चार्ज है। तो चार्ज जैसे Cl न्यूट्रल है, Cl माइनस चार्ज है, तो ये चार्ज है और इस साइड वाला ये न्यूट्रल है। लेकिन एक बात समझना पड़ेगा, चार्ज या तो प्लस आता है, चार्ज या तो माइनस आता है। प्लस चार्ज आने का मतलब जितना प्लस चार्ज आएगा उतना इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, जितना प्लस चार्ज आएगा उतना इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, और जितना माइनस चार्ज आएगा उतना इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा। फिर समझिए, इसका मतलब लेकिन अगर कोई न्यूट्रल है, अगर कोई एटम न्यूट्रल है तो जितना प्रोटॉन होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा। लेकिन अगर चार्ज आ गया, निगेटिव चार्ज आ गया तो इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा। एक निगेटिव आया तो एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा, एक पॉजिटिव आया तो एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा। पॉजिटिव चार्ज का मतलब ही होता है इलेक्ट्रॉन का कम होना, निगेटिव चार्ज का मतलब ही होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या का बढ़ जाना। तो हम लोग क्या देखें कि अगर किसी पे चार्ज नहीं है, अगर वो एटम उदासीन है, न्यूट्रल है, तो जितना उसमें प्रोटॉन होगा उतना ही उसमें इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है। फिर ये आपका सोडियम है, ये क्या है, चार्ज नहीं है, तो जितना प्रोटॉन होगा उतना ही क्या हो, उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा। लेकिन ये जो हमारे पास चार्ज पार्टिकल है, इसमें, इस चार्ज पार्टिकल में इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे, इसमें इलेक्ट्रॉन कम होगा और इसमें भी इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा कम होगा। तो हम लोगों को ये समझना है
कि इलेक्ट्रॉन का संख्या जो है वो एटॉमिक नंबर कभी नहीं बदलता, चाहे चार्ज हो या ना हो, उसको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो चार्ज के होने या नहीं होने से फर्क सिर्फ किसको पड़ेगा, तो वो पड़ेगा इलेक्ट्रॉन की संख्या को। तो हम लोग ये देखें कि अगर कोई एटम न्यूट्रल होगा, अगर कोई एटम न्यूट्रल होगा तो उस पर जितना प्रोटॉन होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा। लेकिन अगर किसी पे चार्ज हो गया तो इलेक्ट्रॉन या तो बढ़ जाएगा या तो घट जाएगा। तो अगर कोई एटम न्यूट्रल एटम है तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों बराबर होगा, और वो किसके बराबर होगा, जेड के बराबर। अगर कोई चार्ज एटम है तो उसमें क्या होगा कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर नहीं होगा। अगर निगेटिव चार्ज रहेगा तो इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर जाएगा, अगर पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो इलेक्ट्रॉन डिक्रीज कर जाएगा। ये बात समझिए, इलेक्ट्रॉन क्या होगा, डिक्रीज। अब जैसे गौर करेंगे, मान लीजिए सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, मास नंबर 23, इसको समझिए, ये सोडियम है। तो सोडियम का जेड कितना, तो जेड हो गया 11, पी कितना, पी भी 11। क्या इस पे चार्ज है, नहीं, चार्ज नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन भी 11। मास कितना, ए कितना है, ए हो गया 23। एन बराबर क्या होता है, ए माइनस जेड, तो 23 माइनस 11 कितना हो गया, 12। निकाल लिए सब कुछ। गौर करिए, एटम का हम लोग जेड कितना होगा, पी कितना होगा, ई कितना होगा, ए कितना होगा, एन कितना होगा, सारा कुछ हम लोग निकाल चुके हैं। दूसरा देखेंगे, जैसे हमने आपको कह दिया, जैसे हम लोग बोले कार्बन 6 और 12, ये हमारे पास, तो जेड कितना है इसका जेड हो गया 6, यही ना जेड है नीचे वाला। जेड जितना होता है उतना ही पी होता है। उसके बाद अगर कार्बन पर कोई चार्ज नहीं है, जितना पी होगा उतना ही ई होगा। ए कितना है, तो ए है इसका 12। एन कितना होता है, ए माइनस जेड, मतलब 12 में से 6 घट जाएगा, तो कितना हो गया, 6। कंप्लीट आ रहा है समझ में। अब हम लोग को समझना है कि जैसे हम लोग लिख दिए Ca++। गौर करिएगा, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 और मास नंबर 40, ऐसा मान लेते हैं। कैल्शियम चार्ज कितना है, 2 गो प्लस चार्ज। आइए सर, जेड कितना हुआ, तो जेड हो गया 20। ए कितना हुआ, तो ए हो गया 40। सर पी कितना होगा, तो पी उतना ही होगा जितना जेड होता है। चार्ज रहे ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चार्ज रहे ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमेशा जेड और पी मतलब एटॉमिक नंबर और प्रोटॉन का नंबर दोनों हमेशा बराबर होगा। अब इलेक्ट्रॉन चार्ज आ गया, इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रोटॉन के बराबर नहीं होगा, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डज नॉट इक्वल टू प्रोटॉन। लेकिन एक बात बताए थे, अगर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो इलेक्ट्रॉन घट जाएगा। यहाँ देखिए, पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो इलेक्ट्रॉन घट जाएगा, जितना पॉजिटिव रहेगा उतना घटेगा। अगर चार्ज नहीं होता, गौर करिएगा, अगर ये दोनों चार्ज नहीं होता तब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर होता, मतलब 20 होना चाहिए। लेकिन दो पॉजिटिव चार्ज आएगा, 2 घट जाएगा, तो 20 में से 2 घट गया तो कितना हो जाएगा, 18 गो इलेक्ट्रॉन होगा। एन बराबर क्या होगा, एन बराबर होता है ए माइनस जेड, मतलब 40 में से 20 घटा देंगे तो कितना हो गया, 20 गो न्यूट्रॉन हो गया। आ रहा है समझ में। अगर हम लोग आगे बढ़ें, जैसे कि आयरन Fe++, ऐसा दिया हुआ है हम लोग, तो ये 26 और ये 52। तो अगर हमसे पूछा जाए कि जेड कितना है, तो जेड हो गया 26, ए कितना है, तो ए हो गया 52। उसके बाद प्रोटॉन कितना है, जितना जेड होगा 26। चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर नहीं होगा, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन कितना होगा, पॉजिटिव चार्ज है, 2 इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, तो होना चाहिए था 26 गो इलेक्ट्रॉन। अगर चार्ज नहीं होता तो इलेक्ट्रॉन क्या गो होता, 26 गो होता। चार्ज अगर नहीं होता तो इलेक्ट्रॉन कितना होता, 26 होता। लेकिन चार्ज आ जाने की वजह से इलेक्ट्रॉन क्या होगा, कम हो जाएगा। कितने कम, 2 पॉजिटिव चार्ज, तो 2 इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे, तो कितना हो गया, 24 इलेक्ट्रॉन। और एन बराबर क्या होता है, ए माइनस जेड, मतलब 52 में से 26 घट गया तो कितना हो गया, 26 गो उसमें न्यूट्रॉन होगा। यहाँ तक क्लियर। अब हम लोगों को ये समझना है, कि किस तरीके से आप इलेक्ट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या, इन सभी चीज़ को आप क्लियर कर सकते हैं। ओके, तो जब इन सभी चीज़ को क्लियर किया गया तो सवाल ये उठा कि ये सभी पार्टिकल आपको न्यूक्लियस में, आपको एटम में, ये सभी पार्टिकल आपको दिखेंगे। अब सवाल ये है कि ये तो आपको दिख गए, ये तो आपको दिख गए। अब सवाल यहाँ पे ये है कि हम लोगों को जानना है कि एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, एटम का बनावट कैसा होता है। तो सबसे पहले एटम के बारे में जो देने वाले लोग थे वो थे डाल्टन। डाल्टन बहुत कुछ बताए कि एटम जो है वो डिविजिबल नहीं है,
एटम जो है वो उसको आप बांट नहीं सकते, लेकिन बहुत सारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आया और बहुत सारे प्रोसेस आए, क्रॉम्पटन इफेक्ट आया, क्वांटम मैकेनिक्स आया, रमन्स इफेक्ट आया, जीमांस इफेक्ट आया, ये सभी आ करके ये प्रूव किया कि एटम जो है वो डिविजिबल है। एटम को आप फर्दर तोड़ सकते हो, एटम को आप फर्दर तोड़ सकते हो। तो एटम जब टूटने लगा तो बहुत सारे पार्टिकल मिले, जैसे इलेक्ट्रॉन मिला, प्रोटॉन मिला, न्यूट्रॉन मिला, एंटी इलेक्ट्रॉन मिला, एंटी प्रोटॉन मिला, एंटी न्यूट्रॉन मिला, पाई मेसॉन मिला, सिग्मा मेसॉन मिला, म्यू मेसॉन मिला, बोसॉन मिला, उसके बाद फोटॉन मिला। ढेर सारे पार्टिकल्स जब एटम टूटा तो मिलने लगे। लेकिन किसी भी एटम का जो फंडामेंटल पार्टिकल है, किसी भी एटम का जो फंडामेंटल पार्टिकल है, किसी भी एटम का जो फंडामेंटल पार्टिकल है, उसको 3 ही लोगों को जाना जाता है। किसको किसको? एक हो गए आपके इलेक्ट्रॉन, दूसरा हो गया कौन? प्रोटॉन। और इलेक्ट्रॉन, पहला है इलेक्ट्रॉन, दूसरा प्रोटॉन, तीसरा न्यूट्रॉन। अच्छे से समझेंगे। इस तीनों को आप क्या कहते हैं? इस तीनों को आप क्या कहते हैं? इस तीनों को आप कहते हैं फंडामेंटल पार्टिकल। किसको किसको? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये तीनों क्या कहलाता है? तो ये तीनों कहलाता है फंडामेंटल पार्टिकल। इस तीनों का नाम है फंडामेंटल पार्टिकल। अब सवाल ये उठेगा, देखेंगे सबसे पहली बात, इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो होता है 1.6 10 के पावर -19 कूलम का निगेटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है? 1.6 10 के पावर -19 कूलम का निगेटिव चार्ज होता है। और इसका मास होता है, इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.108 इंटू 10 के पावर -31 kg। ये है इलेक्ट्रॉन के लिए। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना? 1.6 10 के पावर -19 कूलम निगेटिव चार्ज। और मास कितना होता है? 9.108 10 के पावर -31 kg। अब जरा सा देखेंगे प्रोटॉन पर। प्रोटॉन पर जो चार्ज होता है वो कितना होगा? 1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलम का पॉजिटिव चार्ज होता है। दोनों पे चार्ज का मैग्नीट्यूड बराबर है, दोनों पे चार्ज का मैग्नीट्यूड बराबर है, लेकिन एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है। देखेंगे अगला, इसका जो मास होता है वो होता है 1.672 10 के पावर -27 kg। अगला होता है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन पर चार्ज 0 होता है। न्यूट्रॉन पर चार्ज कितना होगा? 0। न्यूट्रॉन पर चार्ज कितना हो गया? तो न्यूट्रॉन पर चार्ज हो गया 0। न्यूट्रॉन पर चार्ज कितना? 0। अब न्यूट्रॉन का मास कितना होता है? तो न्यूट्रॉन का जो मास है वो होता है 1.674 10 के पावर -27 kg। अब यहाँ पे रुक करके कुछ बात समझिए, बात ये समझिए, तीनों पार्टिकल में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर जो चार्ज दिया गया है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर जो चार्ज दिया गया था वो दिया गया था R.A. मुल्लिकेन के द्वारा। मुल्लिकेन एक साइंटिस्ट का नाम है और उसका जो एक्सपेरिमेंट था उसका नाम था ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। तेल के बूंद का प्रयोग के द्वारा वो चार्ज निकाले थे। कौन? R.A. मुल्लिकेन साहब। और उन्होंने बताया कि इतना चार्ज होगा। ये अब देखेंगे फंडामेंटल पार्टिकल कौन कौन है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। इन सभी में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में जो सबसे हैवी पार्टिकल है वो है न्यूट्रॉन। गौर करिए ना, 1.672 यहाँ 1.674। इसका मतलब न्यूट्रॉन इज द हैवीएस्ट पार्टिकल। न्यूट्रॉन कैसा पार्टिकल है? हैवीएस्ट, मतलब सबसे भारी कण है। कौन? न्यूट्रॉन। उसके बाद लेकिन हम लोग जब यूज करते हैं फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स बनाते समय तो मास ऑफ प्रोटॉन और लगभग बराबर लेते हैं मास ऑफ न्यूट्रॉन, जबकि हल्का सा डिफरेंस है, इतना कम डिफरेंस है कि उसको इग्नोर किया जा सकता है। इसीलिए हम लोग ये समझना चाहते हैं कि न्यूट्रॉन का मास और प्रोटॉन का मास वो दोनों आपस में क्या होता है? बराबर। न्यूट्रॉन का मास और प्रोटॉन का मास दोनों आपस में क्या होगा? बराबर होगा। न्यूट्रॉन का मास, और लेकिन सबसे हैवी कौन होगा? न्यूट्रॉन। और सबसे लाइट इलेक्ट्रॉन जो है इज द लाइटेस्ट पार्टिकल। लाइटेस्ट मतलब हल्का, सबसे हल्का कौन है?
सबसे हल्का कौन है, तो सबसे हल्का कौन हो गया, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन इज द लाइटेस्ट पार्टिकल। ये लाइटेस्ट का मतलब सबसे हल्का कण है कौन, इलेक्ट्रॉन। अब सुनेंगे सर, इलेक्ट्रॉन जो होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन का जो मास है, पहले इस बात को समझते हैं तब लिखिएगा आप, कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो लगभग 2000 गुना हल्का होता है प्रोटॉन या न्यूट्रॉन से। 2000 गुना हल्का, उसको 1835 बोला जाता है। इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन इज 1835 टाइम्स लाइटर का मतलब हल्का, लाइटर देन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्या कहना हुआ कि इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रोटॉन के मास का 1835 गुना हल्का होता है, या प्रोटॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन से 1835 गुना भारी होता है। इसका मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा वो प्रोटॉन के मास का 1835 गुना कम होगा, ये रिलेशन। या मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है वो 1835 गुना होता है किसका, इलेक्ट्रॉन के मास का। ये बात आप समझिए। तो मेरा कहना हुआ कि फंडामेंटल पार्टिकल कौन कौन है, तो इलेक्ट्रॉन, जबकि इसके अंदर में ढेर सारे पार्टिकल हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा, ये और कौन कौन था, एंटी इलेक्ट्रॉन, एंटी प्रोटॉन, एंटी न्यूट्रॉन, पाई मेसॉन, म्यू मेसॉन, सिग्मा मेसॉन, फोटॉन, ढेर बोसॉन, ऐसे ऐसे ढेर सारे पार्टिकल हैं। लेकिन उन सभी के बारे में रियल स्ट्रक्चर मालूम नहीं होने की वजह से हम लोग क्या कौन कौन फंडामेंटल पार्टिकल हुआ, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। फिर से रुक के एक बात कहते हैं आपको, बात ये कहना है, आप क्या पढ़ रहे हो, तो आप पढ़ रहे हो एटॉमिक स्ट्रक्चर। आपको ये जानना पड़ेगा कि एटॉमिक स्ट्रक्चर में आप क्या पढ़ने वाले हो, कि अगर एटम डिवाइडेबल है, अगर एटम को आप तोड़ सकते हैं, तो अगर तोड़ेंगे तो उसके अंदर में बहुत सारे पार्टिकल मिलेंगे। कौन कौन मिला, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिला। आपको अब ये सिखाना है, या हमें आपको ये सिखाना है कि एटॉमिक स्ट्रक्चर में अब ये जानना है कि एटम अगर टूट सकता है, उसके अंदर बहुत सारे लोग हैं, तो कौन कहाँ बैठे हुए हैं, कौन कहाँ बैठे हुए हैं, कौन सा पार्टिकल कहाँ रखा हुआ है, किसका पोजीशन कहाँ पे है, वो कौन कहाँ बैठा हुआ है, कौन स्टेबल रूप में है, कौन अनस्टेबल रूप में है, किसका किस तरीके का मोशन अंदर में है, किसका कितना रेडियस है, किसके पास कितना इलेक्ट्रॉन्स है, किसके पास कितना प्रोटॉन्स है, या किसका कितना वेलोसिटी है, किसके पास कितना एनर्जी है। तो ये सभी के सभी चीज़ को हम लोग स्टडी करेंगे यहाँ से आगे फॉरवर्ड करते समय। तो अब हम लोग पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ एटॉमिक मॉडल। बहुत सारे एटॉमिक मॉडल आए, जैसे डाल्टन दिया, थॉमसन दिया, रदरफोर्ड दिया, बोर्स दिया, श्रोडिंगर दिया, ऐसे ऐसे ढेर सारे लोग एक तरफ से दिए हैं। उन सभी के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले डाल्टन को तो हम लोगों ने बीच में पढ़ा कि डाल्टन का ये कहना था कि एटम नहीं टूटेगा वगैरह वगैरह। अब शुरू करेंगे थॉमसन से। सबसे पहले थॉमसन का, उसके बाद रदरफोर्ड का, उसके बाद बोर्स का, उसके बाद रेडियस कैलकुलेशन, वेलोसिटी कैलकुलेशन, एनर्जी कैलकुलेशन, वेवलेंथ कैलकुलेशन, और उसके बाद हम लोग चलेंगे क्वांटम मैकेनिक्स की तरफ कि ऑर्बिट क्या है, सब ऑर्बिट क्या है, ऑर्बिटल्स किसको कहते हैं, हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या है, वगैरह वगैरह ढेर सारा चीज़ को डिस्कस करेंगे। हम चाहते हैं कि आज आप यहाँ तक को पढ़ें, यहाँ तक के लेक्चर को समझें, बार बार रिपीट करें, अपने दोस्तों को भी बताएं, शेयर करें वीडियो को, बहुत सारा अच्छा सा नोट्स बनाएं, और हमें भी अगर जहाँ का भी ज़रूरत हो, अगर अच्छा लगे तो कुछ भी अगर मन में कोई राय देने का हो तो आप इस नंबर पर कॉल करके हमें दे सकते हैं 7258958011, क्योंकि मेरा मनोबल आप सभी हैं, आप सबके कारण ही मेरे अंदर एक प्रकार की ये होती है, मन में एक ताकत उत्पन्न होता है कि आप सबके लिए कुछ काम किया जाए। ओके, थैंक यू सो मच।